मैंने आपको हिंदी में 1.3 या पूर्ण अनुभव गद्यांश बता रही हूँ। सभागार में सुई लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यास्की चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चांद को मातृता को था, न ही यास्की चांद को। उसने यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। यह पद्यांश जो हिंदी के पार्ट 1.3 अपूर्ण अनुभव से लिया गया है, इनकी लेखिका इसको पुराना नागी है। प्रस्तुत गद्यांश में तो लेखिका ने अद्भुत साला के विद्यार्थी तोतो चांद अपने विश्व में चढ़ने का आमंत्रण देती छात्रा यास्की चांद को वर्णन उनके बारे में बताया है। इसमें विद्यालय की सभागार में सुई लगाने के 2 दिन बाद छात्रा जो है तोतो चांद को अपने आप में साहस प्रकट करने का अवसर साहस प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। उस दिन यास्की चांद से वो मिलना चाहती थी। इस बात की जानकारी उनके दोनों में उनके माता पिता को नहीं थी। तोतो चांद ने यास्की चांद को अपने इस पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दिन दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो पहले पूरी शिक्षा से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आकर पूछना पड़ता था। इसमें प्रस्तुत गद्यांश की लेखिका ने तोमरे स्कूल के अध्ययनरत विद्यार्थियों के नियमों का वर्णन किया है। वहाँ जो पढ़ते थे बच्चे अध्ययन करते थे, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा विद्यालय प्रांगण में लगाए गए वृक्षों पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए किए हुए थे। जैसे कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति पर अपना सिक्का जमाता है, दूसरे और मैं एक दूसरे के पेड़ पर शिष्टापूर्वक अनुमति लिए बिना नहीं चढ़ते थे। और अनुमति का तरीका था माफ कीजिए कि हम अंदर आए। जैसे हम क्लास में जाते तो पूछते कि हम अंदर आए, वैसे ही शिष्टापूर्वक बच्चे भी पूछ के आते थे कि हम पेड़ पर चढ़े कि न चढ़े। घर से निकलकर तोतो चांद ने मार्च कर किया उसकी चांद के घर डेडेन चौपू जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, अपनी नजरें दूतों की फीतों पर ही गड़ाए रही। रागी उसके पीछे जो स्टेशन तक आया, जाने से पहले उसे सब बताया बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। इस तोतो चांद द्वारा झूठ बोलना एवं अंत में सच्चाई बताने का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तोतो चांद यास्की चांद को अपने पेड़ में चढ़ाना चाहती थी। माता पिता से सच्चाई छिपाकर उनके क्रोध से बचना चाहती थी। इसलिए माँ से झूठ बोलती कहती कि वह यास्की चांद के घर जा रही है। इस बात को कहने में वह अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि वह जब झूठ पथ पर चलते हैं तो सच्चाई का सामना करने से वो कतराते हैं। रागी द्वारा उसके रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद लौटते समय तोतो चांद उसे सच्चाई बता देती, क्योंकि वह झूठ छुपाना पाप होता ये समझती है। यास्की चांद के हाथ की पैर इतने कमजोर हो गए थे, अपने पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे की चढ़ नहीं पाया। इसलिए तोतो चांद नीचे उतर आई और यास्की चांद को पीछे से धक्के लगी। यास्की चांद के पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यास्की चांद के मन में भी उत्साह था। उसके सामने गई, उसका लड़का देखकर इतना उदास था कि तोतो चांद को उसके हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े थे। यास्की चांद द्वारा पेड़ में चढ़ने के कारण तोतो चांद की उदासी एवं उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना इसमें किया गया है लेखिका द्वारा। पोलियो या ग्रस्त होने के बाद के कारण भी सीढ़ी द्वारा पेड़ में चढ़ पाने असफल होने से दुखी एवं उदास तोतो चांद, जो किसी तरह पेड़ पर चढ़ना व सफलता प्राप्त करना चाहती थी, यास्की चांद को पेड़ में चढ़ाना चाहती थी। इस इच्छा की पूर्ति न होने पर हतोत्साहित तोतो चांद को प्रसन्न करने के लिए यास्की चांद अपने मुख की आकृति में तरह तरह के परिवर्तन करना चाहता है, ताकि उसका चेहरा जो है खिल सके। पर अचानक सारी की मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर शाखा से छलांग लगाकर पहुंच गई, पर यास्की चांद को सीढ़ी पर चढ़कर सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार है। यास्की चांद सीढ़ी थमे तोतो चांद की ओर ताकने लगा। तोतो चांद की रुलाई छूटने को ही उसने कहा कि यास्की चांद अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं। इस यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश का वर्णन किया गया है। जब तोतो चांद सीढ़ी की सहायता से यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ाने की चेष्टा करती है, क्या देखती है वो असफल हो जाती है। असफल मतलब सफल नहीं हो पाती है और उसकी हिम्मत नहीं हारती है। उसकी इच्छा है कि वह पेड़ पर नई नई चीजें चढ़कर दिखाएगी। डरी ऋषि से यास्की चांद उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उससे कहा तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ने की कोशिश खींचने की कोशिश करती हूँ। इस तरह यास्की किसान को पेड़ पर चढ़ा देती है। उस समय दिशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यास्की चांद को उसके पेड़ की ओर खींचने का कोई बड़ा
देखता तो जरूर डर के मारे चीख पड़ता। उससे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई पड़े, पर यास्की चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और अब खुद की यास्की चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपनी नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यास्की चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके कड़कती धूप से बचा रहा था। पर लेखक क्या कहते थे कि अल्पायु होने के बावजूद तोतो चांद जो है यास्की चांद को पीछ पर चढ़ाने के लिए खतरे की अनदेखी करते हुए पीछ डाली पर चढ़कर अपनी ओर खींच लिया है। यदि कोई उसके उसे उस साहसपूर्ण कार्य को देखता है तो निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय था। वह शहर से हटते हुए उसे ऐसा खतरनाक कार्य को न करने का कहता है। ऊपर की खिस्ती यास्की चांद को तोतो चांद के शरीर में तेज धूप पड़ रही थी, लेकिन बादलों के कारण गर्मी से थोड़ा राहत मिल रही थी। ये लेखिका ने इसमें वर्णन किया है। वह तो सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में किस डब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यास्की चांद ने ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया। अमेरिका जैसे विकसित देशों में रहने वाले यास्की चांद के घर टेलीविजन में आने वाले कार्यक्रम सुमो पहलवान की कुश्ती का वर्णन लेखिका ने इसमें किया है। लेखिका कहती कि अमेरिका में एक विकसित देश है जहाँ पर यास्की चांद की बहन के घर टीवी में आने वाले कार्यक्रम जो है सुमो पहलवान की कुश्ती का उसी द्वारा जिक्र किया गया है, जिसे सुनकर तोतो चांद अत्यधिक आशान्वित होते हुए सुनती कि विशाल क्या सुमो पहलवान स्त्री पर किस प्रकार अंदर जा सकता है, क्योंकि बड़ी वस्तु को या व्यक्ति को बड़े डब्बे में रखा जा सकता है। उस समय तोतो चांद के देश में इतना विकास नहीं था। इस यास्की चांद की सभी बातें अच्छी लग रही थी। यास्की चांद भी पहली बार ऊंचे स्थान अर्थात पढ़ी डाली में बैठकर बाहरी संस्था को देख रहा था। दोनों की प्रसन्नता से बात करते हुए सुख का अनुभव कर रहे थे। उस समय मानो भविष्य भी आनंद लेते हुए गीत गुनगुना रहा हो। यह यास्की चांद के लिए प्रथम और अंतिम अवसर था।